हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिर कुछ प्रश्नों के साथ उपस्थित हैं। आइए देखते हैं कि पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है, एंटीबॉडी निर्मित होती है। अब एंटीबॉडी कहाँ पे निर्मित होती है, ये एक क्वेश्चन है। अब इसमें सारी चीजें ब्लड में पाई जाती हैं, तो एंटीबॉडी भी ब्लड से रिलेटेड है। अब ब्लड की सेल ये दी हुई है, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स और बेसोफिल। 5 ऑप्शन अधिकतम बन सकते हैं इस क्वेश्चन में। 5वां ऑप्शन मैं अपने से लिख दिया हूं क्योंकि 5 ही ऑप्शन बन सकते हैं। और ये जो है जितनी भी सेल है, ये ब्लड के एक कंपोनेंट है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के डिफरेंट सेल है, ये डब्ल्यूबीसी का एक पार्ट है। आप कह सकते हैं कि डब्ल्यूबीसी इन सभी सेल से मिलके बना हुआ है। तो जैसे ब्लड का पार्ट है प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तो प्लाज्मा का 90% वाटर ही है और 10% प्रोटीन है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाई जाती है। उसकी विशेषता यह है कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाई जाती है और हीमोग्लोबिन स्पेशलाइज होती है ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने के लिए पूरे बॉडी में। बस इतना ही उसका स्पेशल है आरबीसी का। और प्लेटलेट्स भी एक स्पेशल फंक्शन के लिए है जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार है। लेकिन डब्ल्यूबीसी का जहां तक प्रश्न है, तो डब्ल्यूबीसी 5 टाइप की सेल से मिलकर बना हुआ है। अब अगर कलेक्टिवली कहा जाए तो डब्ल्यूबीसी में इतने टाइप की सेल पाई जाती है, या सभी सेल मिलके डब्ल्यूबीसी का निर्माण करती है। तो अब इस सारी सेल का अलग अलग फंक्शन है और स्ट्रक्चर भी अलग अलग है, और स्ट्रक्चर के बेस पे ही ये डिफरेंट नामों से जाने जाते हैं। अब इसमें जो अब पहले से ही जानते हैं कि डब्ल्यूबीसी स्पेशलाइज होती है हमको दूसरे रोगों के जर्म से रक्षा करने के लिए, या फिर कोई भी जर्म हमारे बॉडी में इंटर कर जाता है तो उसको मारने के लिए स्पेशलाइज होती है। तो ये एक प्रतिरक्षा तंत्र स्थापित करती है, और ये प्रतिरक्षा तंत्र इन सेलों की मदद से ही स्थापित करती है। अब ये सेल प्रतिरक्षा तंत्र, रक्षा तंत्र में भी आपको कई तरह से स्पेशलाइज होना पड़ेगा, विशेषकृत होना पड़ेगा। अब कई तरह से कैसे ये विशेषकृत है, आइए देखते हैं। पहले देखते हैं कि एंटीबॉडी होती क्या है। तो एंटीबॉडी उसे कहते हैं कि कोई भी जिससे रोग होता है, जर्म्स, या कह सकते हैं कोई भी जीव अगर हमारे बॉडी में इंटर करता है तो उसको मारने के लिए जो केमिकल प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी द्वारा, उसे कहते हैं एंटीबॉडी। अब केमिकल कौन प्रोड्यूस करता है, तो कोई भी जर्म इंटर करता है हमारी बॉडी में तो सबसे पहले जो पहुंचने वाली वहां डब्ल्यूबीसी है, उसका नाम है न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट स्पेशलाइज होती हैं किसी भी जर्म या डिजीज पैदा करने वाले जीव को वहीं पे रोकने के लिए। वो फिजिकली बैरियर बनाती हैं, और फिजिकली बैरियर में उस जर्म्स को खा भी सकती हैं, मार भी सकती हैं, जैसे भी हो। तो ये मारने में और उसको फिजिकली रोकने में स्पेशलाइज है। न्यूट्रोफिल जो है सबसे ज्यादा मात्रा में, डब्ल्यूबीसी का जितना भी भाग है उसका 67% न्यूट्रोफिल्स है। मोनोसाइट्स की विशेषता है कि ये इसकी साइज सबसे बड़ी होती है, ये करीब 20% है, ये भी ज्यादा है। तो ये दोनों क्या करते हैं कि सबसे पहले वहां पहुंचती है जहां पे जर्म का इंटर हुआ है, तो ये डायरेक्टली अटैक करती हैं। अब इओसिनोफिल हाइपर एक्टिव हो जाती है कभी कभी, जिससे आपको एलर्जी हो जाती है। एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है इओसिनोफिल और बेसोफिल। ये दोनों सेल हाइपर एक्टिव हो जाती है। वो समझती है कि कोई बाहर का
जीव इंटर करने वाला है या बाहरी मटेरियल इंटर करने वाला है तो हमको केमिकल रिलीज करना है, और वो केमिकल आपके, जबकि ऐसा होता नहीं है, और केमिकल शरीर पे कुछ असर डालता है, जिससे हमको स्नीजिंग, पसीना आना, इस तरह की एक्टिविटी होने लगती है हमारे शरीर में। अब बच गया लिम्फोसाइट्स। अब जब भी कोई भी जर्म अगर ये दोनों सेल से नहीं रुक पाते तब वो शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं। लिम्फोसाइट स्पेशलाइज सेल होती है जो एक उस जर्म को पहचान के उसके लिए एक स्पेशल केमिकल बनाती है। उस केमिकल को बोलते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी एक स्पेशल होती है हर एक जर्म के लिए, और वो उस जर्म को मारने के लिए विशेषकृत होती है। अब जैसे कि अगर कोई भी वायरस इंटर कर गया तो उस वायरस को मारने के लिए एक एंटीबॉडी बनेगी जो केवल उसी वायरस को मारेगी। फिर दूसरा वायरस इंटर करेगा तो उसको मारने के लिए एक एंटीबॉडी जो उसी को मारेगी। तो ये स्पेशलाइज होती है जो लिम्फोसाइट्स, जो केवल एंटीबॉडी बनाती है। बाहरी जो डिजीज कॉजिंग जर्म्स हैं उसको मारने के लिए केमिकल जो बनता है उसे कहते हैं एंटीबॉडी। तो ये सब सेल WBC के पार्ट हैं जो अलग अलग काम के लिए स्पेशलाइज्ड है, और इसी कॉम्बिनेशन का जो वर्क है वो वर्क हमको कैपेबल बनाता है, सक्षम बनाता है दूसरे मटेरियल जो हमारे शरीर में इंटर करना चाहते हैं उसको मारने के लिए। तो ये हो गया WBC का कंपोनेंट। WBC 5 भागों में डिवाइड है। इओसिनोफिल जो एलर्जी के लिए है, न्यूट्रोफिल मोनोसाइट्स जो डायरेक्टली अटैक करती हैं, लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बना के अटैक करती हैं। अब समझिए कि न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट डायरेक्ट अटैक करती हैं, लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बना के अटैक करती हैं, और बेसोफिल इओसिनोफिल एक तरह से हाइपर एक्टिव होके किसी भी दूसरे जीव को जो शरीर में इंटर करना चाहता है उसको मारने के लिए विशेषकृत स्पेशलाइज्ड है। तो ये हो गया एंटीबॉडी बनती है लिम्फोसाइट में, जो एक WBC की सेल। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में प्राकृतिक गत प्रेरक कौन है। अब मानव हृदय में इसमें ऑप्शन दिया है एसए नोट, एवी नोट, परकिंजे फाइबर, और एक ऑप्शन है बंडल ऑफ हिस। जितने भी इसमें ऑप्शन है सब मानव हृदय के गति से रिलेटेड है। मतलब एक तरह से इस क्वेश्चन को ये ऑप्शन दे के इस क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा दिया गया। कोई भी क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट है ये डिपेंड करता है कि उसके ऑप्शन कैसे हैं। तो इसके ऑप्शन जो हैं इसकी डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा दिया है। आइए देखते हैं कि मानव हृदय के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ये हृदय का एक तरह से मानव हृदय
में 4 चेंबर होते हैं। ये हो गया दोनों इधर वाला राइट, ये ऊपर एट्रियम, नीचे वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल ही पूरे बॉडी में ब्लड पंप करता है, इसलिए उसको ज्यादा जोर लगाना पड़ता है और इसलिए उसकी थोड़ा सा ज्यादा स्पेस कवर करता है। अब पूरी बॉडी से ब्लड आता है ये राइट आर्टरियम में, इधर से पूरे बॉडी से, और ये ट्रांसफर होता है नीचे। अब जितने ये 4 इसमें कंपार्टमेंट हैं, चेंबर्स हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे, चारों की विशेषता ये है कि चारों एक बड़ी बड़ी ट्यूब से जुड़े हुए हैं। अब ये यहां से एक ट्यूब आ रही है पूरे बॉडी से, तो ये हो गया सुपीरियर वेना कोवा बोलते हैं इसे। तो और फिर ये जो नीचे वाला चेंबर है, ये भी एक बहुत बड़ी ट्यूब से जुड़ा हुआ है जो जाता है लंग्स में। फिर उधर से लंग्स से यहां आता है ब्लड, फिर इसमें एक ट्यूब जुड़ गई, फिर इससे एरोटा जो लार्जर, एक तरह से आप कह सकते हैं कि लार्जर आर्टरी है एरोटा, वो लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़ी हुई है। अब हार्ट के बारे में कहा गया है कि ये धड़कने के क्रम में एक किसी दूसरे शरीर के दूसरे पार्ट से, सपोज दैट ब्रेन से, ये डिपेंडेंट नहीं है, ब्रेन पे डिपेंड नहीं है, क्योंकि मनुष्य के शरीर में लगभग सभी ऑर्गन ब्रेन से डिपेंड है काम करने के क्रम में। तो लेकिन हार्ट जो है, इस पे शरीर के ब्रेन का बहुत कम कंट्रोल है। आप कह सकते हैं कि बहुत कम, क्या 1% या 0% कंट्रोल है। कभी कभी 0% है, कभी कभी 1% कंट्रोल है। तो अब इसमें धड़कने के लिए इसका ओन मैकेनिज्म है, इसके ओन सिस्टम है, अपना सिस्टम है, अपना इसकी प्रणाली है, और उसी प्रणाली के क्रम में इसमें धड़कन होती है। धड़कन इसलिए है कि इसको ब्लड रिसीव करना है और फिर ब्लड पंप करना है, और ब्लड रिसीव और पंप करने के क्रम में ये दोनों इस तरह से होता है कि मिक्सिंग ना हो और अस्त व्यस्त वाली मतलब कार्यप्रणाली ना हो। दोनों एक सिस्टमेटिक वे में ब्लड को रिसीव भी करे और ब्लड को पंप भी करे। इस पर्पज के लिए इसमें इस तरह से सेटलमेंट है कि एक रिदमिक वे में लयबद्ध तरीके से ब्लड को रिसीव भी करे और ब्लड को पंप भी करे। तो इसमें 2 नोड्स पाए जाते हैं। नोड्स पे ग्रुप ऑफ मसल्स पाए जाते हैं जो इसके धड़कन को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेवार है। अब पहला ग्रुप ऑफ मसल है यहाँ पे, जिसे कहते हैं SA नोड, और यहाँ पे ग्रुप ऑफ मसल एक है जिसे कहते हैं AV नोड। अब देखिए 2 नोड पाए जाते हैं, उसमें पूछा है एक ही नोड प्राकृतिक गति प्रेरक कौन है, तो ऑप्शन ए भी दिया है, AV नोड भी और SA नोड भी। और जो परकुंजय फाइबर यहां से निकला हुआ है, ये भी इसे कहते हैं परकुंजय फाइबर, और बीच में बंडल ऑफ हिस हो जाता है। ये सब जितने भी ऑप्शन है वो सब ब्लड के धड़कन से रिलेटेड है। तो अब 2 इसमें धड़कने का 2 चीजें हैं। एक जो है पल्स को ओरिजिनेट कराता है, मतलब स्टार्ट करता है। तो गति प्रेरक कौन सा है जो गति को प्रेरित करता है, तो AV नोड को जाना जाता है कि वो पल्स को स्टार्ट करे, स्टार्ट कर देता है। अब जब स्टार्ट हो जाता है तो स्टार्ट होने के क्रम में ये पल्स को यहां ट्रांसफर करता है। SA नोड क्या करता है कि पल्स को स्टार्ट कर देता है, ऊपर वाला। अब
एस ए नोड मतलब एसए नोड मतलब साइनो एट्रियल नोड और एट्रियल वेंट्रिकल नोड, इस तरह से इसका फुल फॉर्म है। तो साइनो एट्रियल नोड किसी भी धड़कन को स्टार्ट करता है। ये क्या है? एवी नोड धड़कन को डिस्ट्रीब्यूट करता है, और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसके पास अरेंजमेंट है, जैसे परकिंजे फाइबर, बंडल हिस, ये सब अरेंजमेंट है। तो स्टार्टिंग कहां से होती है? एसए नोड से, और डिस्ट्रीब्यूशन कहां से होता है? एवी नोड से। ये दोनों नोड्स पूरे हार्ट की धड़कन के लिए जिम्मेवार हैं, स्टार्टिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी चीज कहीं से स्टार्ट होती है और डिस्ट्रीब्यूट कहीं से होता है। जैसे कोई प्रोडक्ट ही ले लीजिए, उसका प्रोडक्शन कहीं होता है, मार्केटिंग कहीं से होती है। कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई नई चीज स्टार्ट कहीं से होती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहीं से होता है। तो एसए नोड ये प्राकृतिक गति प्रेरक है हृदय का, और एवी नोड प्राकृतिक वितरण प्रेरक है, प्रेरक का वितरण करता है पूरे हृदय में। अब ये जो प्रेरण है या हृदय की गति है, ये सिस्टमेटिक है। ये कभी इधर से उधर होती है तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो एक रिदमिक में कोई म्यूजिक है, वो चलता रहता है। वैसे हृदय की गति हमेशा एक म्यूजिक के रूप में चलता रहता है। यहां से स्टार्ट होना, यहां से डिस्ट्रीब्यूट होना। अब ये स्टार्ट और डिस्ट्रीब्यूट इसीलिए होता है कि ये पंप ब्लड को रिसीव करे, फिर यहां जाए, फिर उसको ट्रांसफर करे, फिर यहां से ब्लड इसमें आए, फिर इसमें से पूरे बॉडी में जाए, पूरे बॉडी से आए, फिर लंग्स में जाए, लंग्स से आए, फिर पूरे बॉडी में जाए। ये एक साइकिल हो गई। आना, लंग्स में ट्रांसफर होना, फिर लंग्स से आना, पूरे बॉडी में ट्रांसफर होना, एक साइकिल हो गई। अब इसकी एक साइकिल होने में लगता है 0.8 सेकेंड। अब ये भी कोई एक इतना तो नहीं कह सकते, लेकिन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है कि मनुष्य क्या हृदय अपनी एक साइकिल पूरी करने में कितना टाइम लेता है। अब एक साइकिल उसी कहते हैं कि ब्लड को रिसीव करना, फिर इसको यहाँ पे लंग्स में ट्रांसफर करना, लंग्स से रिसीव करना, पूरे बॉडी में ट्रांसफर करना। एक साइकिल हो गया। एक साइकिल 0.8 सेकेंड में पूरी हो जाती है। और ये साइकिल जो है सिस्टमेटिक, एक लयबद्ध तरीके से चलती है। इसका कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ये चलता रहता है। अगर इसी को आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, ग्राफ पे बताएं, तो आपको एक मिलेगा। ग्राफ पे एक लाइन मिलेगी इस तरह से। एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो हृदय में संचरित होती है, उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें तो आपको ये लाइन मिलती है, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम नामक मशीन से ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि मैसेज तो पूरे बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं। पल्स तो ओरिजिनेट होती है मसल से, लेकिन मैसेज तो ट्रांसफर हो गया वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में है, चाहे जैसे भी हो। तो ये पल्स जो ओरिजिनेट होती है और उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से आता है। इलेक्ट्रो से कहते हैं कार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन से प्राप्त की जाती है। तो इसमें कुछ मसल्स है PQRST, जो डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है, दोनों को। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसे कहते हैं। ये एक लयबद्ध तरीके से पूरे हृदय में संपादित होती है। अगर लय बिगड़ गया तो फिर आपका हृदय सही से काम नहीं कर रहा है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये हो गया कि मनुष्य के हृदय का प्राकृतिक प्रेरक कौन सा है। तो मनुष्य के हृदय का प्राकृतिक गति प्रेरक है एसए नोड, और डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है? एबी नोड। ये दोनों
आपस में रिलेटेड है कि एक ओरिजिनेट करता है गति को और एक डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये हो गया मानव हृदय से संबंधित क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा है। मलेरिया रोग में उपचार में प्रयुक्त होता है। मलेरिया रोग के उपचार में प्रयुक्त होता है। पहला इसमें दिया है कि निकोटीन, दूसरा दिया है कैफीन, तीसरा दिया है क्यूनिन और चौथा दिया है मॉर्फिन। चारों ऑप्शन जो हैं ऐसे दिए हुए हैं जो पौधों से प्राप्त होते हैं। ये एल्कलाइड है। एल्कलाइड की जगह आप कह सकते हैं कि एक ऐसे केमिकल है जो चारों को मनुष्य प्रयोग करता है और पौधों के डिफरेंट अलग अलग भाग से ये प्राप्त किए जाते हैं। तो पहला जो है एक ऐसा केमिकल है निकोटीन, जो एक टोबैको का प्लांट होता है, तंबाकू का पौधा, उसकी पत्ती से, क्योंकि पौधों में भी उसके अलग अलग पार्ट कुछ केमिकल स्टोर करते हैं और उसको मनुष्य कलेक्ट करके डिफरेंट पर्पजेज में यूज करता है। तो निकोटीन एक तंबाकू का प्लांट है, टोबैको, इसकी पत्ती से ये प्राप्त होता है। कैफीन कॉफी का पौधा है, इसके सीड से प्राप्त होता है। उसके बीज से, जैसे आप कॉफी पीते हैं तो उसका आप बनाए हुए चूर्ण और उसको डालते हैं दूध में तो वो उसका कलर चेंज होता है, उसको पीते हैं, थोड़ा सा हमको रिलैक्स मिलता है, वही उसका पर्पज है। तो ये सीड से प्राप्त होता है। क्यूनिन की छाल से सिंकोना एक पौधा है। प्राचीन काल से ही इस पौधे का यूज मलेरिया के उपचार में किया जाता रहा है। तो सिंकोना की छाल से क्यूनिन नामक केमिकल प्राप्त करके मलेरिया के उपचार में इससे बचाया गया है। इसकी छाल से प्राप्त होता है क्यूनिन, सिंकोना पौधे। मॉर्फिन भी मनुष्य द्वारा प्राप्त करके, ओपियम एक प्लांट है, ओपियम, उसके फ्रूट से लिक्विड रिलीज होता है। अगर ओपियम के प्लांट को, फ्रूट को कट करते हैं, ये उसको वर्टिकल सेक्शन, तो आप उसको वर्टिकल सेक्शन में कट करते हैं तो उसमें से एक लिक्विड रिलीज होता है और उसको कलेक्ट करके बहुत सारी फैक्ट्रियों में भेजते हैं। तो बहुत सारी फैक्ट्री, भारत में 2 ही फैक्ट्री है, मध्य प्रदेश में और एक उत्तर प्रदेश में। वो स्पेशलाइज है ओपियम प्लांट्स के, ओपियम कलेक्ट करके उसको मॉर्फिन में चेंज करने में। अब इसका उपयोग बहुत सी दवाओं में होता है, जो आपकी पेन किलर्स हैं। पेन किलर्स में ये ओपियम होता है जो आपको थोड़ा सा रिलैक्स कर देता है और दर्द महसूस नहीं होता। तो ये फ्रूट से प्राप्त होता है। तो पौधों का अलग अलग भाग अलग अलग चीजें प्रोड्यूस करने के लिए स्पेशलाइज्ड। तो ओपियम फ्रूट से, मॉर्फिन और क्यूनिन जो है सिंकोना छाल से प्राप्त होती है। कैफीन कॉफी से, सीड से मिलता है और टोबैको उसकी पत्ती में स्पेशल है। पत्ती को रखते हैं, फिर उसमें फर्मेंटेशन होता है। एक प्रोसेस है, प्रोसेस के थ्रू टोबैको
जो केमिकल है हमको प्राप्त होता है और उसको हम लोग लेते हैं तो कुछ स्पेशल फीलिंग आती है और वो स्पेशल फीलिंग ही इस प्लांट को, इस पौधे को विशेष बनाता है। तो ये हो गया मलेरिया। मलेरिया में प्रयुक्त होता है क्यूनिन। क्यूनिन एक पौधा है, क्यूनिन सिंकोना एक पौधा है जो उसकी छाल से क्यूनिन केमिकल निकलता है और वो मलेरिया को ठीक करने के लिए प्राचीन काल से ही उपयोग किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन संश्लेषित रेशा है? कौन संश्लेषित इसमें दिया है कपास, नायलॉन, जूट, और ऊन दिया है। तो ये आसान क्वेश्चन है। कपास तो निकलता है, कॉटन का प्लांट है जिसके फ्रूट से नायलॉन एक संश्लेषित रेशा है जो केमिकल से प्रोड्यूस होता है। अब नायलॉन संश्लेषित होने के साथ साथ पहला एक आर्टिफिशियल फाइबर है जो नेचुरल के अलावा पहली बार आर्टिफिशियल फाइबर केमिकल से प्रोड्यूस किया गया। अब तो बहुत सारे ऐसे फाइबर हैं जो केमिकल से प्रोड्यूस किए जाते हैं, लेकिन नायलॉन जो है पहला आर्टिफिशियल फाइबर है जो केमिकल से प्रोड्यूस किया गया। फर्स्ट आर्टिफिशियल फाइबर। अब इसकी महत्व आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब ये नायलॉन आया था, पहले कॉटन के वस्त्र बनते थे तो जल्दी फट जाते थे या जल्दी खत्म हो जाते थे, उनकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो कम थी। नायलॉन आ जाने से इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ गई, बहुत समय तक चलता है। तो जब ये आविष्कार हुआ तो इसके मोजे और भी चीजें बनने लगी, तो उसके लिए लेने के लिए लाइन लगता था। कहीं कहीं पे इंग्लैंड में और दूसरे कंट्रीज में नायलॉन के मोजे लेने के लिए दंगे हो जाते थे। आप सोच सकते हैं कि 1920 या 30 के करीब आप पाएंगे कि नायलॉन राइट हो गया। तो इस तरह की कंडीशन थी। तो ये ऐसा इस तरह का आर्टिफिशियल फाइबर है जो फर्स्ट टाइम पूरे वर्ल्ड में आया, जो केमिकल से बनता था। उसके बाद बहुत सारे फाइबर आए जो केमिकल से बनते थे, एक्रिलिक, बहुत सारे अब तो आ गए हैं जो आपकी लाइफ के चारों ओर गिरे हुए हैं। आपके सभी प्रोडक्ट में, जैसे जितने भी आप कपड़े पहनते हैं उसमें आर्टिफिशियल फाइबर मिक्सअप है। तो नायलॉन फर्स्ट आर्टिफिशियल फाइबर था। जूट जो है ये भी एक प्लांट से निकलता है और इसके स्टेम, ऊन तो सीप से है। बहुत सारी सीप हैं जो ऊन प्रोड्यूस करती हैं। तो एनिमल और प्लांट फाइबर भी अलग कर सकते हैं आप। तो नायलॉन की विशेषता ये हो गई। कपास की विशेषता आप जानते हैं, कपास फ्रूट से आता है, जूट प्लांट इसके स्टेम से आता है। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कौन सा है। निम्न में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य है? प्रोटीन संश्लेषण अब इसमें दिया है कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन
और एक दिया है लोहा, ऐसे इतने ऑप्शन दिया है। तो आप ऐसे जान जाइए कि भोजन के जो कंपोनेंट हैं, अवयव हैं, वो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट्स जैसे इसका नाम है कार्बो मतलब कार्बन, हाइड्रेट मीन्स वाटर, H2O। जैसे आप पढ़े हैं कि डिहाइड्रेशन हो गया इसको, तो हाइड्रेट्स मीन्स H2O, और कार्बन तो कार्बन और H2O से बना हुआ जो कंपाउंड है उसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें क्या है, कार्बन है और H2O है। एक भोजन का कंपोनेंट है प्रोटीन और एक है फैट। मेन कंपोनेंट यही है। तो प्रोटीन जो है, और कार्बोहाइड्रेट का जो बेसिक यूनिट है वो ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, गैलेक्टोज है। प्रोटीन का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, जो बेसिक यूनिट है, वो एमिनो एसिड्स है। एमिनो एसिड्स एमिनो एसिड्स नेचर में, जो जीव जगत में 20 पाए जाते हैं। इसका निर्माण बिना नाइट्रोजन के नहीं हो सकता। ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है। एमीन और कार्बोक्सिलिक जो समूह है COO और NH2, ये जो बॉन्ड है, इसमें आसपास भी है H है और R ग्रुप है। ये एक टिपिकल एमिनो एसिड्स का फार्मूला है। NH2C और CO, ये जो बॉन्ड है ये केवल एमिनो एसिड में ही पाया जाता है, NH2 का और COH का। तो एमिनो एसिड, अब इसी तरह ये 20 एमिनो एसिड पाए जाते हैं, और ये 20 एमिनो एसिड वैसे ही होते हैं जैसे कि इंग्लिश का अल्फाबेट 26 है, आप कितना भी वर्ड बना सकते हैं। उसी तरह ये 20 एमिनो एसिड्स हैं, आप कितना भी प्रोटीन इसको डिफरेंट पैटर्न पे अरेंज करके इसको बहुत सारे प्रोटीन हमारे शरीर फॉर्म कर सकती है। कहा जाता है कि ह्यूमन शरीर में करीब 10,000 प्रोटीन्स है अप्रॉक्स। 10,000 इसीलिए है क्योंकि ये एमिनो एसिड्स का जो अरेंजमेंट है, अब किसी भी वर्ड का उसका टेक्स्ट अल्फाबेट जिस तरह अरेंज होता है, उसका फंक्शन और उसका क्वालिटी उसी तरह। एब्यूज भी है और रिस्पेक्ट भी है, दोनों। उसी तरह प्रोटीन भी है, जो हार्मफुल प्रोटीन भी है और यूजफुल भी है। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली प्रोटीन है, ये फैट का पार्ट है कोलेस्ट्रॉल, लेकिन उसमें प्रोटीन का कुछ पार्ट मिला हुआ है। तो एमिनो एसिड्स एक ऐसा कंपाउंड है जो नाइट्रोजन से मिलके बना हुआ है। कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं है, एक ही कार्बोहाइड्रेट है जिसमें नाइट्रोजन है, काइटिन, जो कीटों के ऊपर, शरीर के ऊपर पाया जाता है, कड़ा भाग। काइटिन एक कार्बोहाइड्रेट है जिसमें नाइट्रोजन, और किसी कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं है। और इसीलिए कीटभक्षी पौधे पाए जाते हैं उस नाइट्रोजन को लेने के लिए। तो लेकिन सारी प्रोटीन में नाइट्रोजन है, विदाउट नाइट्रोजन ये प्रोटीन, कोई भी प्रोटीन बन नहीं सकता। तो नाइट्रोजन प्रोटीन बनाने में, प्रोटीन संश्लेषण में बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल परफॉर्म करती है। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सब तीनों मिलके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, वैसे नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन मिलके एमिनो एसिड बनाती है, और एमिनो एसिड से प्रोटीन बनता है। तो ये प्रोटीन की कहानी है जो बिना एमिनो एसिड्स के बेकार है और बिना नाइट्रोजन के बेकार है। अगर नाइट्रोजन है तो एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड है तो प्रोटीन है।
नाइट्रोजन नहीं है तो प्रोटीन नहीं है। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अमर बेल अन्य पौधों से मिलकर कौन सा संबंध स्थापित करता है? अमर बेल का संबंध दूसरे पौधों से परजीवी, सहजीवी, मृतोपजीवी, सहभोजी। अमरबेल आप देखे होंगे कि बहुत सारे पौधों के ऊपर एक रस्सी नुमा येलो कलर का, अप्रॉक्स येलो कलर का एक रस्सी नुमा लिपटा हुआ पौधा पाया जाता है, जिसे अमरबेल बोलते हैं। तो ओरिजिनली है ये पौधा, लेकिन है दूसरे पौधों से अपना भोजन लेता है या दूसरे पौधों पे भोजन के लिए निर्भर करता है। तो अगर कोई भी जीव भोजन के लिए दूसरे जीव पे निर्भर रहता है तो इस तरह के अंतर संबंध को बोलते हैं परजीविता। मतलब एक जीव दूसरे जीव के अंतर संबंध, जिसमें एक को घाटा है एक को फायदा है। तो एक जीव का दूसरे से संबंध भोजन के लिए और किसी काम के लिए नहीं, अगर भोजन के लिए कोई संबंध बनाता है दूसरे जीव से, एक जीव का घाटा है दूसरे का फायदा है, तो इसे कहते हैं परजीविता। अब सहजीवी कैसे कहते हैं कि एक जीव का दूसरे जीव से संबंध, उसमें एक जीव और दूसरे जीव का दोनों का फायदा है, तो उसे कहते हैं सहजीविता। जैसे लाइकेन हो गया, लाइकेन में फंगस है और है एल्गी मतलब प्लांट। अब सहजीविता किस चीज का सहजीविता है? रहने का और खाना बनाने का। हम आपको घर दे रहे हैं, आप हमको खाना बनाइएगा। तो फंगस इसको घर देता है, एल्गी इसका खाना बनाता है। एल्गी के पास क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल जिसके पास है उसको खाने के लिए दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं है। पौधों के पास क्लोरोफिल है और वो क्लोरोफिल सनलाइट को, केमिकल सनलाइट को फूड में कन्वर्ट करने के लिए विशेषकृत हैं। तो एल्गी खाना बनाता है, ये इसको घर दिया है। तो इस तरह के अंतर संबंध को बोलते हैं लाइकेन। अब ये सहजीवी का बहुत सारे उदाहरण हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया है जो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में पाए जाते हैं और वहां लेग्यूमिनस प्लांट उसको दिया हुआ है जगह, और राइजोबियम बैक्टीरिया उसको नाइट्रोजन इन्वायरमेंट से लेके और उसको दूसरे कंपाउंड में चेंज कर रहा है, दूसरे से जोड़ रहा है, हाइड्रोजन से जोड़ रहा है। और वो जोड़ने की क्वालिटी केवल राइजोबियम की है, बैक्टीरिया की। वो लेग्यूमिनस प्लांट अकेले नहीं कर सकता, उस बैक्टीरिया की क्वालिटी है। तो लेकिन लेग्यूमिनस प्लांट उसको जगह दिया हुआ है, इसीलिए लेग्यूमिनस प्लांट जो दालें हैं वो प्रोटीन से रिच इसीलिए होती हैं कि उनके रूट में राइजोबियम बैक्टीरिया है और वो बैक्टीरिया इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से या कार्बन से जोड़ता है, जिससे नाइट्रोजन जुड़ जाती है, तो फिर वो एमिनो एसिड्स और प्रोटीन बनाने में हेल्प करती है। तो ये सहजीवी के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके चारों ओर, आपके इन्वायरमेंट में। परजीविता के भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन पौधे अक्सर स्वपोषी होते हैं। वो भोजन के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं है। कभी पौधे दौड़ते हुए भागते हुए इस दुकान उस दुकान नहीं जाते, ये रेस्टोरेंट वो रेस्टोरेंट, 5 स्टार होटल में ये बनाए वो बनाए, कभी नहीं गए 5 स्टार होटल में। वो अपना भोजन खुद बनाते हैं और अच्छा भोजन बनाते हैं। तो लेकिन अमरबेल एक ऐसा
पौधा है जो भोजन के लिए दूसरे पौधे पे डिपेंड है, वो भी पौधे पे ही डिपेंड है, तो एक्सेप्शन है, अपवाद है, और कहीं पे भी अपवाद है किसी भी यूनिवर्सल रूल का, तो वो एक क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में आने के लिए। तो ये कमरबेल एक क्वेश्चन बनता है बहुत सारे एग्जामों में कि अमरबेल और दूसरे पौधों का क्या संबंध है। इस अंतर संबंध को परजीविता बोलते हैं, पैरासाइट, और दूसरे पौधों के पैरासाइट है। इस तरह आज का क्वेश्चन इतना ही। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ रुचिकर क्वेश्चन के साथ। जो अच्छे क्वेश्चन है उसको डिस्कस किया जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।